हेलो प्यारे बच्चे। हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास जो कि 9th क्लास से लेकर के आए हैं उसको हम लोग अच्छी तरीके से देख रहे थे और आगे उसकी जर्नी को स्टार्ट रख रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले क्लास हो चुकी है? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने इससे पहले क्लास लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं उसको पहले देख ले, ताकि आज की क्लास को, आज की कक्षाओं को समझने में आसानी हो जाएगी। हम लोग कल देख रहे थे पालमपुर की गांव की घटनाओं को, और उसमें हम लोग आगे तक आ चुके हैं। जहां तक आ चुके वहां तक के उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे आखिर क्या रहा है। लेकिन उससे पहले जोश भरी लाइन है। लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ और, कि इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को क्लास 6 की घट क्लास को देखने मिलेंगे। क्लास 6 में साइंस की क्लास जो आर के गुप्ता सर हैं वो लेके आ रहे हैं। वहीं पे हिस्ट्री की क्लास की बात किया जाए तो रितेश सर हिस्ट्री क्लास लेके आ रहे हैं। तो आप लोग उसको भी देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलते हैं हम लोग अपनी कक्षाओं अर्थात 9 की कक्षा को देखते हैं, और इकोनॉमिक्स की घटना जो पालमपुर की गांव से स्टार्ट होती है उसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे। एक चीज़ और हमने एक कल भी बताया था और आज भी सुन लीजिए कि इकोनॉमिक्स की क्लासेज रटने वाली नहीं होती है, अर्थात ये समझने वाली होती है, एक दूसरे से रिलेट करने वाली होती है। तो रिलेट करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। तो चलते हम लोग अपनी पालमपुर गांव की घटना की तरफ। लेकिन उससे पहले जोश भरी लाइन है। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतने ही शानदार होगी। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि संघर्ष आप जितना बड़ा करेंगे जीत उससे भी बड़ी होगी। तो उम्मीद करते हैं जोश भरी लाइनों से आप लोग जोशपूर्ण हो चुके होंगे। चलते हैं पालमपुर गांव और वहाँ के घटनाओं को, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के कृषि कार्यों को देखते हैं। तो हम लोगों ने कल तक जहाँ तक देख लिए थे उससे आगे की घटना को देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो खेती में जो श्रम बल बहुत ज़्यादा लगता है, ये बिल्कुल सही बात है कि खेती एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि श्रम बल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और हमने आपको बताया था कि पालमपुर में लगभग 450 परिवार हैं, जिसके पास क्या 450 परिवार टोटल हैं। जिसमें से कि हमने बताया था कुछ ऐसे परिवार भी हैं, कुछ में लगभग 150 परिवार ऐसे हैं जिसके पास ज़मीनें नहीं हैं, और 50 परिवार ऐसे हैं जिसके पास मेजॉरिटी ज़मीन है। तो टोटल कितने हो गए? तो 200 लोग हो गए, अर्थात लगभग 250 लोग, 250 परिवार ऐसे हैं जिसके पास 2 एकड़ से कम ज़मीनें हैं। तो हम लोग उस पर नहीं आएंगे, हम लोग अपनी जर्नी को देखते हैं आखिर क्या है। तो मजदूरें कहाँ पे कार्य करेगी? जहाँ पे किसान जो है सो खेती करते हैं, और यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि कृषि कार्य से दूर हैं। जो मजदूरी में आएंगे तो लगभग 150 लोग हैं, क्योंकि 150 लोग इसलिए आएंगे क्योंकि 150 लोगों के पास ज़मीन नहीं है। तब तो उनको तो जीवनचर्या चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा। तो जीवनचर्या चलाने के लिए वो श्रम पे आएंगे, श्रम अर्थात लेबर पे आएंगे। और वो लेबर कार्य कहाँ पे करेंगे जब वो गांव में है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि घटनाएं देखने को मिलती है। ये अलग बात है कि वहां से लोग पलायन करके कहीं और फैक्ट्री में काम करने चले जाते हैं, उस पर हम लोग नहीं आएंगे। हम लोग अपनी पालमपुर गाँव में आएंगे। इसमें जो है सो बताया गया है कि जो मजदूरें हैं अर्थात जो लेबर जो वही बनते हैं जिसके पास जमीनें नहीं है। वही हमने मझोले किसान को देखा और बड़े किसानों को देखा था वो कैसे कृषि करते हैं। जो कल नहीं देखे तो वो एक बार देख लीजिएगा ताकि समझने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 150 लोग ऐसे हैं जिसके पास जमीनें नहीं हैं। तो ये लोग लेबर कार्य में करते हैं, वहीं छोटे और मझोले किसान अपने परिवार के साथ कृषि कार्य करते हैं। देखिए, छोटे और मझोले किसान के पास मजबूरी हो जाता है अपने परिवारों के साथ कृषि कार्य करना। वहीं बड़े किसान के पास भी मजबूरी हो जाता है कि लेबर के के साथ कार्य करना। क्यों से हम बताते हैं। देखिए, एक छोटा सा किसान है, छोटा सा किसान मतलब छोटा जमीन वाला किसान है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे इसको 50 kg का प्रोडक्शन होता है इस जमीन से। अब 50 kg तो पूरा को पूरा बेच नहीं देगा, तो उसको बेचने कब बेचेगा? तो बेचने से पहले वो अपनी ज़रूरतों को पूरा पहले करेगा। तो मान लीजिए उसकी साल भर की ज़रूरतें 40 kg है, तो वो तो पहले रख लेगा उसके बाद ही बेचेगा। तो 40 kg जब बेच देगा तो उसके पास बचेगा कितना? 10 kg। तो 10 kg ही बेचेगा। तो 10 kg बेचेगा तो ये तो बेनिफिट हो गया 10 kg छोटे किसानों को? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? तो इससे पहले तो उसको श्रम बल भी तो लगा होगा। श्रम बल तो खैर ये छोटे किसान खुद ही कार्य कर रहे हैं तो श्रम बल इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? जो बीज लगा, खादे लगे, जुताई के समय जो भी चीज़ लगा, तो ये सब भी तो देखने को मिलता है। और साथ ही जब छोटे किसान कार्य करते हैं तो वो साहूकार से जो ऋण लेकर के कृषि कार्य करते हैं।
तो साहूकार को भी तो उनको पेमेंट देना होगा। हम लोग साहूकार पे आएंगे, उस पर हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। हम लोग उदाहरण स्वरूप अभी फिलहाल देख लेते हैं कि 10 kg का जो बचत हुआ है, ये बचत नहीं होता है, क्योंकि इस पे जो है सो चला जाता है खर्च, किस पे, साहूकार को देने में। तो वहीं पे खेती में मौसमी बेरोजगारी तथा पर्सन बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, खेती एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि मौसमी और पर्सन बेरोजगारी मेजोरिटी में देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले ये मौसमी बेरोजगारी होता क्या है? देखिए, मौसमी बेरोजगारी कहने का मतलब है कि एक स्पेशल समय में उत्पन्न बेरोजगारी को ही मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए गेहूं का फसल अर्थात रबी का फसल कटाई होता है। जब कटाई के समय में तो मजदूरी की जरूरत पड़ेगी, जो बड़े किसान हो तो मजदूर रखेंगे, वहीं छोटे और मझोले किसान खुद भी कर सकते हैं या थोड़ा बहुत मजदूर रखते हैं, लेकिन बड़े किसान तो रखते हैं। तो जो भी मजदूर है वो कृषि कार्य में विलुप्त हो जाते हैं। तो फिलहाल तो कोई बेरोजगारी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही फसल कट गया और वो फसल कट के अनाज के रूप में गोडाउन में चला गया, उसके बाद बेरोजगारी देखने को मिलती है। यही जो है सो मौसमी बेरोजगारी है। ये हर फसल चक्र में आता है, चाहे वो खरीफ हो, चाहे वो रबी हो या फिर जायद हो। जैसी फसल करता है उसके बाद जो है सो बेरोजगारी देखने को मिलता है। किसको बेरोजगारी? तो वो श्रम बल जो कार्य करते रहते हैं, जो लेबर कार्य करते रहते हैं, वही बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मौसमी बेरोजगारी समझ गए होंगे। वहीं पर्सन बेरोजगारी की बात किया जाए तो पर्सन बेरोजगारी क्या है? तो पर्सन बेरोजगारी समझने के लिए भी एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा जमीन है, यहाँ पे कितना भी श्रम बल कार्य किया जाए फिर भी 100 kg का ही प्रोडक्शन होगा। तो मान लीजिए 2 लोग कार्य करें, यहाँ पे 2 लोग श्रम बल कार्य करें फिर भी 100 kg का प्रोडक्शन होगा, चाहे यहाँ पे 6 लोग कार्य करें फिर भी 100 kg का ही प्रोडक्शन होगा। तो फिर एक्स्ट्रा कितने लोग कार्य कर रहे हैं? 4 लोग कार्य कर रहे हैं। 4 लोग का कोई यहाँ पे फायदा है कार्य करने से? बिल्कुल फायदा नहीं। ये 4 लोग नहीं भी हो फिर भी 100 kg ही प्रोडक्शन है, और 4 लोग हो फिर भी 100 kg ही प्रोडक्शन है। तो ये जो 4 लोग जो एक्स्ट्रा देखने को मिल गए, यही पर्सन बेरोजगारी है, अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी है। और यह सबसे ज़्यादा कृषि कार्यों में देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं आप लोग पर्सन बेरोजगारी अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी को समझ चुके होंगे। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे किसान जो है सो साहूकार से जो है सो उधार लेकर के कृषि कार्य करते हैं, वही मझोले और बड़े किसान अपनी पूंजी के अनुसार कार्य करते रहते हैं। हमने आपको बताया था कि छोटे किसान को जो 10 kg जो एक्स्ट्रा बच गया, यही साहूकार को ऋण के रूप में चला जाता है। क्योंकि जब भी छोटे किसान कृषि कार्य करेंगे, बड़े किसान उससे ऋण लेंगे, क्योंकि खेत की जुतवाई के लिए, सिंचाई के लिए, बीज के लिए। तो जैसे ही ऋण लेके कार्य करेंगे तो जैसे तो फसल तो उत्पादन हो गया, तो 40 kg तो किसान अपने आप रख लेगा, जो 10 kg बचा ये साहूकार के रूप में चला जाएगा, अर्थात किसान को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो सोच रहे होंगे किसान जो सो फिर जो छोटे किसान है वो खेती करते क्यों है? तो करे ही नहीं, फिर जरूरत कैसे पूरा करेगा? लेकिन जरूरत पूरा करने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, और अर्थव्यवस्था अर्थात अपनी जरूरत को पूरा करना ही एक अर्थव्यवस्था है, तो उसको चलाना तो जरूरी है। तो किसान को मजबूरी हो जाता है खेती करना। और यहाँ पे 40 kg जो है सो किसान अपना खाने पीने के लिए रख लेता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। वही बड़े किसान और मझोले किसान को फायदा देखने को मिलता है। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अच्छा, देखिए, कहने का मतलब है कि जो भी बड़े किसान है या फिर छोटे किसान, मझोले किसान, कुछ भी है, हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि 100 kg का प्रोडक्शन किया है। अब वो पूरा का पूरा तो बेच नहीं देगा। अब बेचेगा कब? जब अपनी ज़रूरतें के अनुसार पहले रख लेगा कोई भी फसल अनाज को, उसके बाद बेचेगा। क्योंकि अपनी ज़रूरत भी तो देखना है किसानों को, क्योंकि साल भर तो फसल उगाएगा नहीं। फसल चक्र में कोई भी फसल एक बार ही साल में उपजता है, तो एक बार जैसे उपजा लेगा तो उसको अपने अनुसार रखना पड़ेगा, अपने परिवारों के अनुसार रखना पड़ जाएगा। तो मान लीजिए कोई भी किसान 80 kg रख लिया, जो साल भर चलाना, बचा 20 kg। जो 20 kg बच गया, यही एक अधिशेष कृषि कहलाता है। तो इसको किसान मंडी में जाके बेचेगा और अपनी ज़रूरतें को पूरा करेगा, और भी एक्सेट्रा जो भी ज़रूरतें हैं वो खरीदेगा, या फिर जो है सो साहूकार को पेमेंट, छोटे किसान साहूकार को पेमेंट देंगे, बड़े किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। ये सब देखने को मिलता है। इसी को ही अधिशेष कृषि बोला जाता है। किसको? तो जो 20 kg बच गया उसको। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं भी देखने को मिलती है। पालमपुर में 25% ऐसे लोग हैं जो गैर कृषि क्रियाओं में विलियंग है। गैर कृषि क्रिया कहने का मतलब अन्य कृषि कार्यों में है। जैसे हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में कुछ लोग हैं, कुछ लोग विनिर्माण के क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं आखिर क्या 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 है।
डेयरी पहले देख लेते हैं, डेयरी क्षेत्र क्या है। देखिए डेयरी के लिए किसान स्पेशली दूध का प्रोडक्शन की बात किया जा रहा है। होता क्या है कि जो भी किसान है, जैसे रबी फसल में गेहूं का उत्पादन किया है और उसमें जो डंठल बचा, वो डंठल किसान जो सो गाय भैंस को खिलाते हैं और उससे दूध निकालते हैं, और वो दूध क्या करते हैं, पड़ोस के गांव रायगंज में बेच देते हैं। रायगंज में जो सो अच्छा जो है सो वहाँ पे शीतलन है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और साथ ही फिल्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, दूध फिल्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो वहाँ पे उपलब्ध होने का रीजन है क्योंकि वो बड़ा गांव है। वही जो हम लोग का पालमपुर गांव है, एक छोटा सा गांव है, तो यहाँ पे हाँ ट्रांसपोर्टेशन की अच्छा व्यवस्था है, जिसकी वजह से रायगंज चला जाता है। दूध लेके किसान रायगंज चले जाते हैं, वहाँ से फिल्ट्रेशन होके शहर भेज दिया जाता है, और जो भी इनकम होता है किसान को एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में प्राप्त होता है। अब एक्स्ट्रा इसलिए हो पाता है क्योंकि किसान जो है सो गाय को खिलाने में एक्स्ट्रा तो खर्च कर नहीं पा रहे हैं, वो वही खिला रहे हैं जो अपशिष्ट जो था, जो किसान जो फसल उगाए उससे अपशिष्ट चीज गैया को खिलाए, और गैया से जो खिलाया हुआ दूध बेच दिए। ये किसान को अतिरिक्त बेनिफिट देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण। पालमपुर में लगभग 50 से कम लोग विनिर्माण क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। देखिए पालमपुर बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन इसमें भी विनिर्माण के क्षेत्र अवेलेबल है। विनिर्माण क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। विनिर्माण वह होता है जो मान लीजिए कच्चे माल को अच्छे दामों में बेच सके, अच्छा अर्थात कच्चे माल को एक परिष्कृत तौर पे मान लीजिए, एक हम लोग उदाहरण के तौर पे समझते हैं पहले। मान लीजिए किसी ने एक चिप्स का फैक्ट्री लगाया। चिप्स का फैक्ट्री लगाने के लिए पहले तो वो जमीन खरीदा किसान के द्वारा, गांव में मान लीजिए जमीन खरीदा, यहाँ पे आलू खरीदा, और आलू से जो चिप्स बनाएगा, चिप्स बनाने के तो फिर मजदूरी की जरूरत पड़ेगी। तो वो इसी बात को लेकर बोला जा रहा है कि जो चिप्स बन के मार्केट में चला जाएगा, यही विनिर्माण क्षेत्र है। अर्थात जो यहाँ पे उद्योग लगाया गया और उद्योग से जो बेनिफिट हुआ वो विनिर्माण क्षेत्र में चला जाएगा। हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे प्राइमरी सेक्टर क्या, सेकेंडरी सेक्टर क्या, टर्सरी सेक्टर क्या, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ देखिए विनिर्माण है क्या, अभी सेक्टर की बात नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं विनिर्माण को आप लोग समझ गए होंगे कि अर्थात जो जीरो से उठा करके लेके हीरो तक पहुंचा दे, अर्थात जो आलू से लेके चिप्स तक पहुंच जाए, वो विनिर्माण सेक्टर है। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। हम लोग आगे देखते हैं और क्या है। पालमपुर में दुकानदार। देखिए पालमपुर एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे दुकानदार भी देखने को मिलता है। देखिए एक छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोग, जो मान लीजिए जो लेबर हैं, मौसमी बेरोजगारी में आ जाते हैं, उसको तो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा, या फिर जो लोग अन्य कार्य करने की चाह रखते हैं, या फिर जो लोग ट्रांसपोर्टेशन में रहते हैं, वो लोग जब ट्रांसपोर्टेशन कार्य करते रहते हैं, चाहे वो परंपरागत तौर पे हो, उस पर हम लोग आएंगे, तो वो क्या करते हैं कि शहर से कुछ सामान खरीद के लाते हैं। रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, हम लोगों ने आपको बताया था, तो वो शहर से सामान खरीद के ला के अपनी छोटी मोटी दुकानें पालमपुर के गाँव में लगाते हैं, और इससे जो है सो बेनिफिट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ व्यापारी जो है सामान शहर से खरीद करके गाँव में लाते हैं और बेचते हैं, ये बोला जा रहा है। वहीं पे परिवहन की बात किया जाए ट्रांसपोर्टेशन को लेके, तो पालमपुर एक गांव में हमने आपको बताया कि रोड कनेक्टिविटी तो बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे नॉर्मली परंपरागत तौर पे बैलगाड़ियाँ देखने को मिलती है और बग्गियाँ देखने को मिलती है। बैलगाड़ियाँ तो समझते होंगे, बग्गी क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए बग्गी घोड़ा से चलने वाली गाड़ी होती है, और जो पीछे अ, बैलगाड़ी की तरह ही होता है, वो लगा हुआ होता है। अभी हाल ही में देखे होंगे कि राष्ट्रपति हम लोग का बग्गी पे ही बैठ के झंडा तोलन में गए थे, लाल किला गए थे, तो बग्गी वही होता है। तो उम्मीद करते हैं बग्गी समझ गए होंगे कि क्या है। तो ये सब देखने को मिलता है कहाँ पे, तो पालमपुर गांव में देखने को मिलता है, और एक जगह से दूसरे जगह वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन करते रहते हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में बेनिफिट होता है वहाँ के स्थानीय लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे कि ये क्या है, परिवहन को लेके क्या बोला जा रहा है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद करते हैं पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। देखिए ये आर के गुप्ता सर है, जो एनसीईआरटी क्लास लेके आएंगे, जो क्लास 6 से ही लेके आएंगे, खासकर ये साइंस स्पेशलिस्ट है। वहीं पे रितेश सर हैं, जो हिस्ट्री का क्लास आप लोग को लेके आएंगे, क्लास 6 के एनसीईआरटी की कक्षाओं को अच्छी तरीके से समझाएंगे। और इनको तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, सामने खड़े हैं देख लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।